अरे स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने? खैर, अब मैं पार्ट 3 के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें अमृता की उड़ान के बारे में बताऊँगी। तो पहले मैं ये किताब के बारे में आपको बता दूँ, ख़तों का सफ़रनामा। ये उमा त्रिलोक जी ने इसका संपादन किया है। ये किताब एक प्रेम कहानी है जो सुविख्यात लेखिका व कवयित्री अमृता प्रीतम व उनके दोस्त साथी चित्रकार इमरोज़ के आपसी प्रेम पत्रों के द्वारा बयान की गई है। ये अद्भुत संबंध 1959 में बना, परवान चढ़ा और 45 साल की लंबी अवधि तक फूला फला। एक प्रकार से ये संबंध अब भी कायम है, जबकि अमृता प्रीतम की मृत्यु हो चुकी है और क्षमा करें, मैं इसको अभी पढ़ रही हूँ तो इमरोज़ भी इस दुनिया से जा चुके हैं। हम दोनों आज भी उन अनुपम क्षणों को जी रहे हैं। मेरे बीच अमृता आज भी जिंदा है। अमृता जब इमरोज़ से मिली, वह 2 बच्चों की माँ थी। वह इमरोज़ से 7 साल बड़ी थी और एक नाखुश शादीशुदा ज़िंदगी जी रही थी। इमरोज़ कुंवारे थे और एक उभरते चित्रकार थे। कब और कैसे ये संबंध प्रेम में परिवर्तित हुआ, कोई नहीं कह सकता। ये किताब इन्हीं 2 व्यक्तियों के प्रेम से ओत-प्रोत खतों का संकलन है। ये दोनों, एक लेखिका व एक पत्रकार, अपनी ही दुनिया के रंगों, विचारों, शब्दों और कविताओं के बीच जीते रहे। अमृता पंजाबी साहित्य की एक बड़ी लेखिका अपने आप में एक लीजेंड बन गई और इमरोज़ हमेशा उनके पीछे के स्तंभ की तरह खड़े रहे। अमृता इमरोज़ के ये ख़त जो है वो पूरी तरह से पंजाबी में हैं और जिसका फिर बाद में हिंदी में संपादन उमा त्रिलोक जी ने किया। उमा त्रिलोक ने प्रशासन में डॉक्टरेट किया है और वह कई प्रशासनिक पदों पर रही हैं और ख़ुद भी एक कवयित्री, कहानीकार, स्क्रिप्ट राइटर व गीतकार हैं और उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो मैं एक घोंसला घर जहाँ ना कोई ताला, न दरवाज़ा, न किसी रिश्ते का बंधन, न किसी कानून का दखल, न कोई सवाल और ना ही कोई शर्त। कविता की तरह खुलेपन के भी पंख होते, मैं तेरा घोंसला घर सदा खुले आकाश में। तुम कविता की तरह उड़ना जानती और उड़कर कहाँ जाना यह भी जानती, मेरा घोंसला घर मेरे जितना। अमृता आज़ाद थी, नज़मों के पंख लगाकर उड़ रही थी। बल्गारिया में उन्होंने डायरी लिखी और नज़में भी पढ़ी। सांस्कृतिक वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात, साहित्यकारों के घरों को देखा। पलोवदीव कस्बे में एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन देखी जिस पर दास्ता के विरुद्ध साहित्य लिखा जाता था, छपा जाता था। अंडर द योक बल्गारिया का प्रसिद्ध नावल है जिसमें नायिका का नाम राधा था। वे आश्चर्यचकित हुई। डोरा गावे नाम की महिला कवि ने इंदिरा गांधी के नाम पर टोस्ट किया, तब कार्यक्रम शुरू हुआ। मॉस्को यूनिवर्सिटी उन्हें परी महल की तरह लगी तो जॉर्जिया में वहाँ के प्यारे कवि का 800 साला जश्न मनाया जा रहा था। वियतनाम के कवि से मिलकर अमृता के दिल से दुआ निकली। रोमानिया, म्यूनिख, जाने कहाँ कहाँ साहित्य का बोलबाला था उनकी। लोग एक दूसरे के देश के कवियों से मिलते थे, बात करते थे, कविताएं शेयर करते थे कि अचानक भारत में अशोका होटल से फ़ोन आता है कि पाकिस्तान सुलह के डेलीगेशन का एक मेंबर बोल रहा हूँ और वो व्यक्ति सज्जाद का ख़त और एक किताब लेकर आ रहा था। अरे सज्जाद हैदर से तो मैंने आपको मिलवाया ही नहीं। अमृता के सबसे करीबी दोस्त, उनके बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर अमृता की मुलाकात होती है रविन्द्रनाथ ठाकुर से। वो अमृता की कविता सुनते हैं। बाद में अमृता को लगा कि उसमें कच्चापन था। फिर बाद में अमृता ने रविन्द्रनाथ जी पर भी एक कविता लिखी। यात्री उपन्यास 1968 में लिखा गया था। उसकी एक पात्र थी सुंदरा। पता नहीं अमृता जी को क्या हुआ कि वो उस पात्र को अपने आप को ही समझने लगी थी। और महंत कृपा सागर का जो अंश था, जो एक साधु महंत बने थे उस उपन्यास में, वो उन्होंने अपने पिता के एक साधु मित्र से लिया था। ऐसा लगता है कि उनकी कहानी के पात्र उनके चारों ओर घूमते थे और कहते थे, हमें अक्षर समझ के सफ़े पर उतारो। जेब कतरे और नीना, कई पात्र उनसे ख्वाबों में लड़ते थे कि हमारा अंत इतना ख़राब क्यों किया। जब अमृता के बच्चे बड़े होने लगे तो उनका बेटा शैली, जो नवराज का नाम था, कुछ उनसे खफा रहता था और दूर दूर रहता था। उसने कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दिया, पर क्या आप जानती हैं हम दोनों बच्चों ने इसके लिए कितना मेंटली सफ़र किया। घर टूटता है तो मासूम बच्चे टूटते हुए घर के कंकरों को किस तरह अपने शरीर पर झेलते हैं, इसकी पीड़ा मन में थी। बेटी जो थी अमृता की, वो ये सब समझती थी। उसने कहा, मामा आप बहुत ना सोचें, जब शैली बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। अमृता को हमेशा से सूरज डूबने पर बड़ा ऐतराज़ रहा। बचपन में जैसे ही सूरज डूबता था वो रोने लग जाती थी।
अमृता को अपने पिता की सीखें बहुत अच्छे से याद हैं। 1936 की बात है, जब मेरी पहली किताब छपी थी। उन्होंने, ये अमृता जी ने लिखा है कि 1936 की बात है कि जब मेरी पहली किताब छपी थी, महाराजा कपूरथला ने बुजुर्गाना प्यार देते हुए 200 रुपये भेजे। थोड़े दिन के बाद महारानी नाभा ने एक साड़ी भेजी। दोनों चीज़ें डाक से आई थी। एक दिन डाकिए ने जो ही दरवाज़ा खटखटाया तो उनके मुंह से निकला कि आज फिर कोई इनाम आया है क्या। शरीर के कंपन के साथ पिता के माथे पर पड़ी त्योरी उन्हें याद रह गई। मीरा जैसा व्यक्तित्व वो देखना चाहते थे, उससे मैं छोटी हो गई थी और वो अपने पिता के सामने काफ़ी शर्मिंदा हुई। एक वाक़या और अमृता जी बताती हैं। विवाह की रात वो अचानक छत पर जाकर रोने लगी और बहुत रोई। पिता को मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। अमृता ने मिन्नतें की कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, पर ऐसा हो नहीं सका। फिर बाद में बासु भट्टाचार्य इंदिरा जी पर एक फ़िल्म बना रहे थे, मतलब डॉक्यूमेंट्री जैसी थी, तो उसमें अमृता रचनात्मक काम कर रही थी। बासुदा ने कहा कि आप धोती से नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी की तस्वीरों को धोती से पल्लू से धूल पोंछें। तो इंदिरा जी ने कहा नहीं, मैं डस्टर लेकर पोंछ सकती हूँ, पर धोती के पल्लू से नहीं। ठीक भी था, जो उनके भीतर में नहीं है वे किसी शॉट में आना भी नहीं चाहिए। अमृता ने पूछा, आपके औरत होने से लोगों ने आपके काम में रुकावट पैदा की? उनका जवाब था कि मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। मैंने अपने आप को हमेशा इंसान समझा है और यही दृष्टिकोण अमृता का भी था। अब आती है बात साहिर और एक कोरे कागज़ की। 26 अक्टूबर की रात को 2 बजे फ़ोन आता है कि साहिर नहीं रहे। 20 दिन पहले अमृता बल्गारिया में थी तो डॉक्टर ने अमृता से कहा कि आपको दिल का खतरा है। दिल्ली में एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई। साहिर ने अपना बैज उतार कर अमृता को लगा दिया और अमृता का बैज खुद पहन लिया। आप सोचिए कितनी गहराई से सोचकर उन्होंने ये मौत के तार जुड़े कि उनका सोच रहा है कि मौत जो है लेने अमृता को आई थी, पर गलत बैज देकर साहिर को ले गई। फिर वही वाक़या लिखा है। दरअसल हमारे मित्र त्यागी जी ने पहले पार्ट को सुनकर कहा था कि मैं कुछ बातें दोहरा रही हूँ। दरअसल ये मैं नहीं हूँ। कमोबेश हर उपन्यास में अमृता ने अपने बचपन, साहिर की माँ पिता के ख्वाब की दास्तान दोहराई है। मैंने उसे ज्यों का त्यों रखा है। 1983 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नोटिस आया कि मैंने जो नज़्में गुरु नानक के जन्म पर उनकी माँ तृप्ता के 9 सपनों के सूरत में बखान की हैं, उससे उनके धर्म की तौहीन हुई है। उनने कोर्ट केस लगा दिया। रात भर गुरु नानक उनके स्वप्न में आते रहे और वो उनसे कहती रहीं कि ये मैंने कोई बुरे उससे नहीं लिखा था, मेरा मन साफ़ है और आप ये कोर्ट केस वापस ले लीजिए। इमरोज़ ने कहा, जब तूने ऐसा सपना देखा है तो ज़रूर ये वापस चला जाएगा। और सही में बाद में वो बात ऐसे ही निकली और वो केस वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद वो जबलपुर, शांति निकेतन वहाँ गई तो उन्हें डी.लिट की उपाधि मिली। और एक किताब है लाल धागे का रिश्ता, जिसमें उन्होंने सिर्फ सपनों के बारे में लिखा है। मैंने भी सारा शगुफ्ता को बहुत पढ़ा है। बहुत दर्दनाक उनकी जितनी ज़िंदगी थी, उनकी नज़में भी उतनी दर्दनाक थी। वो पाकिस्तान में रहती थी। अमृता की बहुत अच्छी दोस्त थी। अंतिम दिनों में उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। 4 या 5 अगस्त को उन्होंने आत्महत्या कर ली। वह कहती थी कि मैं तो हाथों से गिरी हुई दुआ हूँ, या कहती थी कि मैं आसमान बेचकर चांद नहीं कमाती। ऐसा अमृता की दोस्त ही लिख सकती थी। 10 मई को अमृता को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। बेबाकी से उन्होंने अदब और तहजीब के नाम से सरकार द्वारा दी जाने वाली ज़मीन गलत हाथों में जाने पर सवाल उठाया। फिर उन्होंने कई मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश निषेध पर सवाल उठाए। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मज़हब नाम बदलकर रूहानियत रखने का प्रस्ताव दिया, जो कि मान लिया गया। अक्सर अमृता कभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर पर रहती। इमरोज़ कहते, तू गाड़ी में रोटी और चाय रख दे, और घंटों बैठकर उनका इंतज़ार करते। रसीदी टिकट में अमृता ने अपने सारे ज़ख्म दिखा दिए। अमृता बीमार सी रहने लगी। उनके साईं उन्हें सपने में इलाज भी बताते रहे और वो ठीक भी हो जाती थी। सुना है उन्हें मारने के लिए साजिश भी रची गई थी। इंद्रजीत का बदला हुआ नाम क्योंकि इमरोज़ था, और जो कि मुसलमानों का होता है। इमरोज़ ने कहा, अमृता तूने इस उदासी के पार जाना है। जो होता है होने दे, कत्ल भी होता है तो होने दे, मैं तेरे साथ हूँ। बाकी अमृता की दुनिया से जाने की, इमरोज़ की दुनिया में रहने की कहानी उमा त्रिलोक जी से भी सुनेंगे। अमृता और इमरोज़ का ख़तों का सफ़रनामा है,
जिसका संपादन उमा जी ने किया है। आप इस पुस्तक को स्वयं पढ़िएगा, भाव विभोर हो जाएंगे। और मैं इसमें कुछ आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताती हूँ। जैसे ये पत्र एक दूसरे को, बड़े छोटे छोटे से पत्र थे। यह ख़त होनी के घर से लिख रहा हूँ, तुम बत्ती और मैं चिराग। इस तरह हम बहुत कुछ हैं लेकिन रोशनी नहीं। आओ एक दूसरे से मिलकर जग उठें, अपना सब कुछ जगा लें। एक न एक दिन बत्ती और चिराग की मिन्नतें भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीती। ये ख़त इमरोज़ का था और अमृता ने सबसे पहले शुरुआत की थी। जब वो बॉम्बे गए हुए थे तो उन्होंने बस इतना लिखा था, बम्बई अपने आर्टिस्ट को जी आया कहती है, जी आया में स्वागतम कहती है। तो इस तरह ये ख़तों से भरी हुई किताब है जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अब आप इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए शुक्रिया।